नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। भारत चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने की योजना बना रहे हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर सैनिकों की शीघ्र वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई। अब सैन्य कमांडो द्वारा सैनिकों को पीछे हटाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी। तो आज हम जानेंगे LAC क्या है, LAC और LOC क्या है। जो पाकिस्तान के साथ है LOC, वो LAC पर क्या असहमति है, लद्दाख में विवाद क्यों है, LAC पर मतभेद कैसे दूर होंगे, और इन सभी मुद्दों को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, LAC वह सीमा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे आप 3 सेक्टरों में विभाजित कर सकते हो। पूर्वी सेक्टर, जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है। मध्य सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, और पश्चिमी सेक्टर लद्दाख में है। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबी मानता है, जबकि चीन इसे 2000 किलोमीटर ही मानते हैं। अब भारत का जो दावा है इस रेखा पर, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी मानचित्रों पर आधिकारित जो सीमा देखी गई रेखा है, जिसमें अक्साई चिन, गिलगित बाल्टिस्तान दोनों शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि LAC भारत के लिए दावा रेखा नहीं है, जबकि चीन के मामले में पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर LAC दावा रेखा है, जहां वह पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। अब पाकिस्तान के साथ LAC और वर्सेस LOC क्या है, देखिए। LOC 1948 में, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। LOC 1948 में कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बातचीत के बाद एक युद्ध विराम रेखा खींची गई, जिसे कहा गया LOC। दोनों देश भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के बाद 1972 में से LOC के नाम से जानते हैं। इसे दोनों देशों की सेनाओं के DGMO द्वारा साइन करके मानचित्र पर दर्शाया गया है। इसमें कानूनी समझौते की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय, जो कानूनी समझौता है वो अंतर्राष्ट्रीय वजह से है। दूसरी ओर LAC केवल एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के संबंध में। इस पर दोनों देशों की सहमति नहीं है। LAC पर दोनों देशों की सहमति नहीं है, ना तो इसे मानचित्र पर दर्शाया गया और ना ही जमीन पर इसका सीमांकन किया गया। अब चलिए समझते हैं चीन LAC पर असहमति की बात करते हैं। जो प्रमुख असहमति है वो पश्चिमी क्षेत्र में है, जहाँ LAC 1959 में चीनी प्रधानमंत्री झोउ एन लाई द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे गए 2 पत्रों से उभरी, जब उन्होंने पहली बार 1956 में इस प्रकार की लाइन का उल्लेख किया। फिर 1962 में युद्ध होता और युद्ध के बाद चीनियों ने दावा किया कि वे 1959 की LAC से 20 किलोमीटर पीछे चले गए हैं, जो पूर्वी क्षेत्र में तथाकथित मैकमोहन रेखा से मेल खाती है। अब LAC को चीन द्वारा निर्धारित किए जाने पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है कि भारत ने 1959 और 1962 दोनों में LAC के कॉन्सेप्ट को खारिज कर दिया, क्योंकि यह वह रेखा है जो चीन ने बनाई हुई है, और चीनी रेखा मानचित्र पर बिंदुओं की एक अलग श्रृंखला थी, जिसे कई तरीकों से जोड़ा जा सकता था। इस रेखा को 1962 में आक्रमण से प्राप्त लाभ को छोड़ देना चाहिए, और इसलिए चीनी हमले से पहले 8 सितंबर 1962 को वास्तविक स्थिति पर आधारित होना चाहिए। जबकि चीन की जो परिभाषा है वो है कि इस अस्पष्टता ने चीन के लिए सैन्य बल द्वारा जमीन पर तथ्यों को बदलने के अपने प्रयासों को जारी रखने का रास्ता खुला छोड़ दिया है। 2017 में जो डोकलाम संकट हुआ था, उस समय भी यही मुद्दा था, और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत से 1959 की LAC का पालन करने का आग्रह किया था। अब जम्मू कश्मीर रियासत के लद्दाख प्रांत में अक्साई चिन्ह है। यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था, हालांकि यह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा जरूर था। इस प्रकार पूर्वी सीमा को 1940 में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया था।
जब मैकमोहन रेखा पर शिमला समझौते पर ब्रिटिश भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन पश्चिम में लद्दाख में ऐसा नहीं था। भारत में औपचारिक रूप से एलएसी के कॉन्सेप्ट को तब स्वीकार किया जब भारतीय प्रधानमंत्री ने 1993 में चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग की 1991 की भारत यात्रा के बाद की बात है, जब बीजिंग की वापसी यात्रा की और दोनों पक्षों ने एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब एलएसी के कौन संदर्भ में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह समझौते पर हस्ताक्षर के समय की एलएसी की बात कर रहे हैं या 1959 या 1962 के एलएसी की। कुछ क्षेत्रों को लेकर मतभेद को दूर करने के लिए दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि सीमा मुद्दे पर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो इसे स्पष्ट करने का काम करेगा। अब पूर्वी लद्दाख में भी एलएसी पर शीघ्र तनाव कम करने की योजनाएं बनानी चाहिए। सैनिकों की वापसी की सीमा और एलएसी पर यह कहाँ होगी ये स्पष्ट तो नहीं है। हालांकि चरणों में संभावित सीमित कुछ तौर तरीके तैयार किए गए हैं। उदाहरण के लिए ऐसे देखें कि 2020 से भारत और चीन के कोर कमांडर एलएसी पर फ्लैश पॉइंट के सॉल्यूशन के लिए चर्चा कर रहे हैं। बातचीत में कुछ डेवलपमेंट भी आया है, कुछ प्रगति भी हुई है और दोनों पक्षों ने गलवान वैली से सैनिकों को पीछे हटाने और जो अनस्टेबल जो स्ट्रक्चर थे उसको नष्ट करने का निर्णय लिया। अब इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी के कारण बफर जोन का निर्माण हुआ। इससे दोनों पक्षों के सैनिकों को उन क्षेत्रों तक पहुंचने से रोक दिया गया जहां वो पहले गश्त करते थे। अब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पुराने चले आ रहे हैं और जिन्हें हल करने की बहुत ज़रूरत है अगर भारत चीन को आपसी विवादों को सुलझाना है। देवसांग मैदान और डेमचौक के विरासती मुद्दे जो चीनी पीएलए द्वारा 2020 की घुसपैठ से पहले के हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेपसांग मैदान की बात करें तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी के करीब है। डेपसांग प्लेन्स मुद्दा 2013 में शुरू हुआ जब चीन ने क्षेत्र में 18 किलोमीटर तक घुसपैठ की। तब दोनों देशों के बीच अपनी स्थिति से पीछे जाने पर सहमति बनने के बावजूद पीएलए के सैनिकों ने क्षेत्र को पूरी तरह से खाली नहीं किया। और डेमचौक में जो पूर्वी लद्दाख के पश्चिमी भाग में समस्या मुख्य रूप से चार्डिंग निंगलुंग नाला जंक्शन पर है। कई उदाहरणों में पीएलए ने सीएनएन जंक्शन पर सैंडल पास पर भारतीय चरवाहों को भी रोका जो एलएसी के बारे में भारत की धारणा के भीतर था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सभी मुद्दे जो मैंने आपको बताए हैं, अब इनको सहमति करने के लिए क्या क्या प्लान बनते हैं आइए देखते हैं और जो भी कुछ अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखते हैं ब्रिक्स 15 क्या पहल करता है भारत और चीन को क्या साथ आने के लिए। दोनों देश क्या फिर दोस्त बन पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।